स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 19 स्टडी कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस को इन डिटेल स्टडी करना है। तो डेवलपमेंट की स्टेजेस में डियर स्टूडेंट्स जो पहली स्टेज है वो है क्लीवेज। डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज का मतलब है रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन्स इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है क्लीवेज। यानी क्लीवेज बेसिकली एक माइटोसिस ही है, यानी जिस तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल में होती है उसी तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डॉटर सेल्स में पास होती है। तो जैसे ही कोई स्पर्म एग की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी इसका मतलब है कोई एक दो बार सेल डिवाइड नहीं करेगा, मैनी टाइम्स सेल विल डिवाइड। तो क्लीवेज का मतलब होता है अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन, अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन्स, अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन्स, इन्हें कहा जाता है क्लीवेज। अब डियर स्टूडेंट्स, एक सेल था फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जब इसमें पहली क्लीवेज होगी तो इसके नतीजे में दो सेल वजूद में आएंगे। इन दो सेल्स को कहा जाएगा ब्लास्टोमियर्स। जो बर्ड्स के एम्ब्रियो होता है, ख़ास तौर पे जो हैंस बर्ड्स एम्ब्रियो में चिक एम्ब्रियो है, इसमें जितनी भी क्लीवेज होती है वो यॉक की सरफेस पर एक डिस्क के अंदर कन्फाइंड होती है, इसलिए इस क्लीवेज को एक ख़ास नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है डिस्कॉइडल क्लीवेज। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज़ नोन एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने जब अंडे को तोड़ा तो वाइट ऑफ द एग फैल गई, इसमें ये यॉक है, यॉक की सरफेस के ऊपर ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये एम्ब्रियो है। अब इसमें जितनी मर्ज़ी बार सेल डिवाइड करे, ये जो एक डिस्क हमें नज़र आ रही है जिसकी ये मैं बाउंड्री डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी सेल में एक क्लीवेज हो या 50 क्लीवेज हो या 500 क्लीवेज हो, सेल इस छोटे से डिस्क लाइक पोर्शन के अंदर ही रहेंगे। ऑल द क्लीवेज प्लेन्स, ऑल द क्लीव्ड सेल्स आर कन्फाइंड टू दिस स्मॉल डिस्क लाइक पोर्शन। ये करेक्टरिस्टिक है बर्ड्स के एम्ब्रियो का। जबकि बाकी एनिमल्स में ये होता है कि जब क्लीवेज होती है तो सेल इधर उधर स्प्रेड कर जाते हैं, इनवेजिनेट कर जाते हैं, ईवेजिनेट, बट यहाँ पर क्या होगा, ऑल द क्लीवेज प्लेन्स आर इन दिस स्मॉल डिस्क लाइक पोर्शन, इसलिए इस तरह की क्लीवेज को कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। और क्लीवेज के रिजल्ट में बनने वाले सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ऑल द सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर दिस क्लीवेज, इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। अब इसको समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि जो पहली क्लीवेज है, इस तरह से अगर ये हमारे पास एक जाइगोट है, इसमें ये पहली क्लीवेज प्लेन है, उसके बाद इसी के ये जो पहली क्लीवेज प्लेन थी फर्स्ट, नंबर 1 लिख देते हैं, दूसरी इसके साथ राइट एंगल है, ये पहली थी ये दूसरी हो गई। अब तीसरी क्लीवेज प्लेन जो होगी वो पहली और दूसरी का राइट एंगल होगी। अब वो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तीसरी, मगर हम लिख देते हैं थर्ड। तो इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे आपने एक एप्पल को ऐसे वर्टिकली कट किया, फिर अगेन आपने एप्पल को वर्टिकली कट किया। पहली बार जो आपकी क्लीवेज प्लेन थी वर्टिकल थी, 2 पीसेस बन गए, यानी 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए। उसके बाद जब आपने पहली क्लीवेज प्लेन के वर्टिकली, यानी पहले आपने अगर इसको ऐसे कट किया है तो दूसरी बार आपने इसको ऐसे कट किया, तो इसके नतीजे में 4 ब्लास्टोमियर्स बन गए। फिर जो तीसरी क्लीवेज प्लेन होती है वो पहली और दूसरी के वर्टिकल होगी, यानी पहले आपने एप्पल को ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर आपने एप्पल को ऐसे हॉरिजॉन्टली कट किया, 4 पीस ऊपर हो गए, 4 पीस नीचे। इस तरह पहली क्लीवेज के नतीजे में 2 ब्लास्टोमियर बनते हैं, दूसरी के नतीजे में 4 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, फिर 16 हो जाते हैं, फिर 32 हो जाते हैं। और जितने ब्लास्टोमियर्स बनते हैं सारे अनईक्वल साइज़ के होते हैं,
यानी तमाम ब्लास्टोमियर में एक जिस तरह का साइज़ नहीं होता, छोटे बड़े साइज़ में होते हैं। फर्स्ट 2 क्लीवेज प्लेन्स वर्टिकल हैं, वाइल जो थर्ड वन है वो हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू द सरफेस है, और इसके नतीजे में योक से वो सेपरेट कर देते हैं। सक्सेसिव क्लीवेजेस के नतीजे में नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और एक बॉल ऑफ द सेल्स वजूद में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज का मतलब अब यहाँ पर जो आपको पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड नॉर्मल माइटोसिस। तो एक प्रोसेस हमारे पास है क्लीवेज, और दूसरी तरफ हमारे पास जो नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर वो है। तो क्लीवेज है तो माइटोसिस ही, बट इट इज़ रिलेटिवली रैपिड, और जो नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है। एक तो स्पीड ऑफ डिवीजन का फ़र्क है, यानी क्लीवेज में तेज़ी से सेल डिवाइड करेंगे, और माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस में सेल का जो भी स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे कोई सेल अपना सेल साइकिल कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, कोई 90 मिनट्स में, तो वो उसी तरह अपना उस टाइम में सेल साइकिल को कंप्लीट करेंगे। फिर क्लीवेज के नतीजे में बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, इसलिए आप क्लीवेज को कह सकते हैं कि ये इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, या ये है एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल है। उसके बाद जबकि जो नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस है, इसके रिजल्टिंग सेल सारे एक जितने डॉटर सेल साइज में होते हैं, तो इसको आप रेगुलर या सिमेट्रिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। और क्लीवेज का प्रोसेस यानी क्लीवेज में है तो माइटोसिस ही, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, जाइगोट में और अर्ली एम्ब्रियो में, जबकि जो नॉर्मल माइटोसिस का प्रोसेस होता है ये अदर सेल्स के अंदर बॉडी के होता है, जैसे कि अदर सेल्स के अंदर यानी एम्ब्रियो के अलावा जितने भी सेल्स हैं बाकी, अगर वो डिवाइड करते हैं तो वो नॉर्मल माइटोसिस से करेंगे। अगर जाइगोट डिवाइड करता है तो इस माइटोसिस को ही क्लीवेज का नाम दिया जाएगा, यानी क्लीवेज से जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ही डिवाइड करेगा, किसी और सेल की डिवीजन को क्लीवेज का नेम नहीं दिया जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्लीवेज एंड नॉर्मल माइटोसिस का जो प्रोसेस है। इसको ज़रा बुक से भी आप देख लें। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, यानी इसका मतलब है क्लीवेज बॉडी के अंदर ही शुरू हो जाती है, और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इनिशियली इंटरनल ही होता है। द एग अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, इनको क्लीवेज कहते हैं। बर्ड्स में द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज़ कन्फाइंड टू दिस, वो आपको कहा ये इस छोटे से सर्कल में जो ड्रॉ भी किया था हमने, कन्फाइंड रहता है। स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेइंग ओवर द, प्रोटोप्लाज्म से मुराद यहाँ पर है सेल्स, वो जो एक छोटी सी डिस्क आपको सेल्स की प्रोटोप्लाज्म की लिविंग मैटर की बनी हुई नज़र आ रही है, वो डिस्क में ही महदूद रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। क्लीवेज फरोज, फरोज का मतलब होता है क्लीवेज की प्लेन्स। ये जो लाइनें हम इस तरह से अभी ड्रॉ कर रहे थे ये क्लीवेज फरोज हैं। फिर पहली के साथ दूसरी वर्टिकल, इसी तरह फिर तीसरी एंड सो ऑन। तो क्लीवेज की जो लाइंस कह दें, फरोज कह दें, प्लेन्स कह दें, एक ही बात है। तो क्लीवेज फरोज स्टार्ट होती हैं इन द क्लियर साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के कुछ रीजन्स होते हैं, कलर होते हैं, जैसे येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के रीजन्स होते हैं। तो ये क्लियर साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती हैं क्लीवेज फरोज। फर्स्ट 2 जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, थर्ड 1 हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल होती है टू द यॉक, टू द साइटोप्लाज्म, टू द सेल्स। और सक्सेसिव क्लीवेजेस के नतीजे में इरेगुलर सक्सेसिव नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स वजूद में आते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्लीवेज का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज से जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं मोरूला। मोरूला शॉर्ट लिव्ड होता है। क्लीवेज के नतीजे में जो बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, जिसमें कुछ ब्लास्टोमियर छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ ब्लास्टोमियर बड़े साइज़ के होते हैं, इसको हम कहते हैं, मोरूला को हम कहते हैं अ पैक्ड और सॉलिड, अ पैक्ड और सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर्स।
इज़ नोन एज मोरूला। यानी पैक्ड बॉल का मतलब ये होता है कि ये अंदर बाहर से सेल से भरा हुआ है। ये मतलब जिस तरह एक हमारे पास टेनिस बॉल होता है वो अंदर से खाली होता है, ऐसा नहीं। जिस तरह हमारे पास एक क्रिकेट का बॉल है, हॉकी का बॉल है, जो अंदर से भी भरा हुआ होता है, सॉलिड होता है, पैक्ड होता है। यानी इस तरह से अगर हमारे पास ये एक डिस्क लाइक पार्ट है, इसके अंदर बाहर सारी जगहों पर क्या मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं, ब्लास्टोमियर्स मौजूद हैं। तो दिस इज़ अ पैक्ड बॉल, दिस इज़ अ सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर विच रिजल्ट आफ्टर क्लीवेज। जो क्लीवेज के नतीजे में बनता है इसको हम कहते हैं मोरूला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोरूला स्टेज जो है इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। क्लीवेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो मोरूला, और मोरूला की जो स्टेज है वो शॉर्ट लिव्ड है। यानी बहुत से मुख्तसर से वक्त के लिए ये स्टेज जो है मोरूला की ऑब्ज़र्व की जाती है। अब बुक में भी अगर आप इसको देखें, क्लीवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड क्लोजली पैक्ड कह दो, सॉलिड कह दो, मास ऑफ ब्लास्टोमियर। दिस मोरूला कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड मास ऑफ सेल्स। यूजुअली इसके अंदर 2 और मोर लेयर्स होती हैं। जैसे ये सेल्स की लेयर है तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह ये सेल्स की लेयर है, और इसके दरमियान कोई गैप, कोई खाली जगह नहीं है। ये सॉलिड है, राउंडेड है, पैक्ड है। स्मॉलर सेल्स क्लोज, इसमें ये होगा क्लोज टू द, जैसे ये बुक में लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स 2 और मोर लेयर्स इन थिकनेस, जिनको ब्लास्टोडर्म हम कहते हैं ऑब्वियसली इन लेयर्स को। लाइंग क्लोज टू द योक, इसके नीचे जो योक मौजूद है ये बिल्कुल योक के साथ जुड़े हुए। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये योक है, तो योक की सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली ये जुड़े हुए, एग्जैक्टली बिल्कुल इनके दरमियान, और यानी सब जर्मिनल स्पेस जो होती है, जिस स्पेस को अभी हम आगे चल के इसको डिफाइन भी करेंगे, स्पेस बिटवीन द योक एंड एम्ब्रियो इज़ नोन एज सब जर्मिनल स्पेस, वो कोई नहीं होगी इसमें। यानी एम्ब्रियो बिल्कुल योक के साथ जुड़ा होगा, और एम्ब्रियो की ये जो लेयर्स हैं इनको ब्लास्टोडर्म कहा जाएगा। इन द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म द सेल्स आर स्मॉलर एंड कम्प्लीटली डिफाइंड। अब इस लेयर का नाम क्या है? ब्लास्टोडर्म। डिस्क लाइक है। इसके जो सेंटर में सेल्स होंगे, ये सेंटर है इसका, इसका जो सेंटर पार्ट है इसमें सेल्स क्या होंगे? स्मॉल होंगे और डिफाइंड होंगे। द सेल्स आर स्मॉलर एंड डिफाइंड। जबकि जो इसके पेरिफ्री में सेल्स होंगे, जो साइडों में इसके सेल्स होंगे, जो पेरिफेरल सेल्स होंगे, वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होंगे और लार्जर होंगे। ये वाले सेल्स, ये जो पेरिफ्री में सेल्स हैं ये फ्लैटर होंगे और रिलेटिवली लार्ज होंगे और पेरिफेरल होंगे। यानी ये जो आपको सेल्स की लेयर नज़र आएगी इसका नाम है ब्लास्टोडर्म, और क्योंकि ये सॉलिड है, पैक्ड है, राउंडेड है, क्लोज्ड है, इसलिए इसका नाम होगा मोरूला। और इसके जो सेंटर का पार्ट है ये वाला, ये छोटे छोटे डिफाइंड सेल्स पर मुश्तमिल है। ये वाला जो पार्ट इसका पेरिफेरल है, यानी ये पेरिफेरल पार्ट होगा और ये सेंट्रल पार्ट होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में कम्प्लीटली डिफाइंड स्मॉल साइज़ के सेल्स होंगे और पेरिफेरल पार्ट के अंदर फ्लैटर और रिलेटिवली लार्ज सेल्स होंगे। अब इसके बाद क्या होगा? मोरूला स्टेज शॉर्ट लिव्ड होती है, इमीडिएटली ये चेंज हो जाएगी ब्लास्टूला के अंदर, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला। बनने के प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन। एम्ब्रियो को इस स्टेज पर हम कहते हैं ब्लास्टूला। एम्ब्रियो को ब्लास्टूला कहेंगे, प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहेंगे, और इसका मतलब ये होता है अ होलो खोखला बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर्स। अ होलो बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर, एक खोखला बॉल जो है ना वो ब्लास्टोमियर्स का बनेगा। यानी कि ये वाली जो शेप है ये इस तरह से चेंज हो जाएगी। ये यॉक, और यॉक के ऊपर ये जो सेल्स की लेयर है इसके अंदर एक कैविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। ऑल्दो कि ये कैविटी बहुत छोटी होगी, कि एक कैविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। हॉलो होने का मतलब जैसे टेनिस बॉल अंदर से खोखला है। इस कैविटी को सेगमेंटेशन
सेगमेंटेशन कहेंगे इसको, या इसको हम कहेंगे कैविटी, और इस कैविटी का नाम होगा ब्लास्टोसील। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 3 टर्म है। फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इनसाइड अ सॉलिड बॉल और पैक्ड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर, यानी एम्ब्रियो के अंदर कैविटी जो पहली बार अपीयर होगी वो पहली कैविटी का नाम ब्लास्टोसील होगा, और कैविटी बनने के प्रोसेस को कहेंगे ब्लास्टुलेशन, और इस स्टेज पर एम्ब्रियो को कहा जाएगा ब्लास्टुला। अब जब ये ब्लास्टुला बन जाएगा तो यहाँ पर जो पेरीफ्री में सेल्स होंगे दे रिमेन अटैच टू द योक, इनको नाम दिया जाएगा जोन ऑफ जंक्शन का। ये जोन ऑफ जंक्शन उसी जगह पर डेवलप होगा जहाँ पर पेरिफेरल फ्लैटर लार्जर सेल थे, जो सेंट्रल सेल थे वो थोड़े से रेज्ड हो जाएंगे। तो इस तरह यानी जब इसमें कैविटी नहीं है तो ये मॉरूला है, जब इसमें कैविटी आ गई तो ये ब्लास्टुला है। अब बुक के मुताबिक भी आप इसको देख लें, मॉरूला स्टेज शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि ये इमीडिएटली ब्लास्टुला में चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टुलेशन के हवाले से 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। मॉरूला बनने के बाद जो स्टेज आती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो को कहा जाता है ब्लास्टुला, और डेफिनेशन इसकी ये बनेगी अ होलो बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर इज़ नोन एज ब्लास्टुला। इसमें जो कैविटी बनती है, कैविटी इनसाइड द एम्ब्रियो, इसको सेगमेंटेशन कैविटी या इसको नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। और इस प्रोसेस को जिसमें ब्लास्टुला बनता है, जिसमें ब्लास्टोसील बनती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इनसाइड द एम्ब्रियो दैट इज ब्लास्टोसील is known as blastulation and the embryo is referred as blastula। एम्ब्रियो का नाम ब्लास्टुला है, प्रोसेस का नाम ब्लास्टुलेशन है, और कैविटी का नाम ब्लास्टोसील है। और ये जो सेल्स की लेयर होगी अबव दिस कैविटी, इसको कहा जाएगा ब्लास्टोडर्म। और इसमें हमने ये देखा कि जो सेंटर के सेल्स हैं वो तो रेज्ड हो जाएंगे, कैविटी बन जाएगी, जो पेरीफ्री में सेल्स अटैच रह जाएंगे योग के साथ, इनको कहा जाएगा जोन ऑफ जंक्शन का। अब इस चीज़ को ज़रा बुक से भी देख लें, मॉरूला शॉर्ट लिव्ड है और चेंज होता है ब्लास्टुला में, कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन। वही सेगमेंटेशन, कैविटी, ब्लास्टोसील एक ही बात होती है। जो डिस्कॉइडल कैप यानी जो सेल्स की लेयर होगी अबव द ब्लास्टोसील, इसको कहा जाएगा ब्लास्टोडर्म, और ये जोन ऑफ जंक्शन की डेफिनेशन है। द मार्जिनल एरिया ऑफ द ब्लास्टोडर्म इन विच द सेल्स रिमेन अनडिटैच। अनडिटैच का मतलब ये है कि अनसेपरेटेड, जुड़े रहते हैं। ये वाला एरिया जहाँ पे सेल्स योग के साथ जुड़े रहते हैं, इनको कहा जाता है योग एंड क्लोजली एडहिरेंट, एडहिरेंट भी कहते हैं चिपके हुए को, इज़ कॉल्ड जोन ऑफ जंक्शन, इसको नाम दिया जाएगा जोन ऑफ जंक्शन का। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है आगे कि गैस्ट्रुलेशन कैरेक्टराइज बाय द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रुलेशन नेक्स्ट स्टेज है अब हमारे पास। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स कह दें, जर्म लेयर्स कह दें, एक ही बात है। और ये 3 होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इस वजह से इन एनिमल्स को कहते हैं अब, जिनमें ये 3 होती हैं। चिक एम्ब्रियो में भी ये 3 होती हैं। और अब हमने यही देखना है कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो क्लेविज, क्लेविज के बाद मॉरूला, मॉरूला के बाद ब्लास्टुला, और अब है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होगा, डिफाइन इसको कैसे करेंगे। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जिनको हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्म लेयर्स। अब क्योंकि चिक एम्ब्रियो में वो 3 लेयर्स होती हैं, इसलिए चिक एम्ब्रियो को हम कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब वो 3 लेयर्स कौन सी होंगी, उसमें एक्टोडर्म होगी, उसमें मीजोडर्म होगी, और इसमें तीसरी लेयर होगी एंडोडर्म। मगर ये अब हमने यही पढ़ना है इस टॉपिक में कि एक्टोडर्म कैसे बनेगी, मीजोडर्म कैसे बनेगी, एंडोडर्म कैसे बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़कर आए हैं कि ये 2 सेल्स की लेयर होती है जिसको कहा जाता है ब्लास्टोडर्म। 2 हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो।
ब्लास्टोसील के अबव ये जो 2 सेल्स की लेयर है इसको कहा जाता है ब्लास्टोडर्म। तो डियर स्टूडेंट, बाकी ये योक वगैरह है वो मैं नहीं बना रहा, सिर्फ 2 लेयर्स बना रहा हूँ। ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं, दोनों सेल्स की लेयर यानी ब्लास्टोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। तो ब्लास्टोडर्म अगर इस तरह 2 लेयर्स थी तो 2 लेयर सेपरेट हो जाएंगी। अब इसमें एक लेयर होगी अबव, एक लेयर होगी बिलो। जो अबव लेयर होगी इसको कहा जाएगा एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। और जो लोअर लेयर होगी इसको कहा जाएगा हाइपोब्लास्ट। यानी ब्लास्टोडर्म जो है, ब्लास्टोडर्म usually it consists of 2 layers of cells. When this blastoderm gets splits into 2 layers, the upper layer is known as epiblast while the lower layer is known as hypoblast. अब ये जो हाइपोब्लास्ट है इट इज़ प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब ये है कि इन फ्यूचर दिस हाइपोब्लास्ट विल डेवलप इनटू एंडोडर्म। दिस हाइपोब्लास्ट विल डेवलप इनटू एंडोडर्म। इस हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी। और ये जो एपीब्लास्ट है इट विल डेवलप, इट इज़ ऑल्सो प्रिजम्पटिव, यानी इन फ्यूचर इट विल डेवलप इनटू एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये ब्लास्टोडर्म है तो हम कहेंगे ब्लास्टुलेशन है। जैसे ही ये ब्लास्टोडर्म स्प्लिट होकर एपीब्लास्ट बन गई, क्योंकि एपीब्लास्ट से बनेगी एक्टोडर्म और मीजोडर्म आगे चल के, यानी एपीब्लास्ट रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एक्टोडर्म मीजोडर्म को। हाइपोब्लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंडोडर्म को। इसका मतलब ये हुआ कि एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनते ही गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, एम्ब्रियोनिक लेयर बनने का प्रोसेस शुरू हो गया, जो कि आगे चलकर 3 लेयर्स की फॉर्म में इस्टेब्लिश होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो आप अपनी बुक से भी इसमें देख लें कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोडर्म स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर, द अपर लेयर इज एपीब्लास्ट एंड द लोअर लेयर इज हाइपोब्लास्ट। द एपीब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। यानी आगे चलकर एपीब्लास्ट किस में चेंज होगी, एक्टोडर्म और मीजोडर्म में, जबकि हाइपोब्लास्ट किस में चेंज होगी, एंडोडर्म में। तो इसका मतलब है एपीब्लास्ट के बनते ही गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, इसके साथ ही देखें, द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव एंडोडर्म because hypoblast cells grow outward over the surface of the yolk and then downward it to form the endodermal lining of the yolk sac। वो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर मौजूद है, इसके नीचे yolk, ये नीचे yolk मौजूद है और ये ऊपर हाइपोब्लास्ट। तो अब ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं दे विल ग्रो इन सच अ वे, ये इस तरह से ग्रो करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो योक है, ये योक है, ये इस पूरी की पूरी योक को सराउंड कर लेंगे ऑल द वे, ये योक को सराउंड कर लेंगे। और इसके अंदर ये जो योक है इट विल गेट अपीयरेंस ऑफ अ योक सैक। तो और बाद में ये अपनी शेप भी चेंज करेंगे, इस तरह से ये राउंडेड शेप के होके एंडोडर्म को बना देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एरियाज़ डेवलप होंगे, यानी अब अगर हम इस तस्वीर को प्रॉपरली बनाएं तो हम इसमें कहेंगे ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट है, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है जो थोड़ी सी इस तरह से पीयर शेप्ड हो गई है, और ये हाइपोब्लास्ट ग्रो कर गई है ऑल अराउंड दी योक। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एरियाज़ इस्टेब्लिश्ड होंगे। एक वो एरिया होंगे जो कि होंगे अबव द योक, इसको कहा जाता है सब जर्मिनल स्पेस। ये है सब जर्मिनल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है। अभी आप इसको एंडोडर्म भी लिख सकते हैं या आप इसको हाइपोब्लास्ट भी लिख सकते हैं। हाइपोब्लास्ट और योक के दरमियान जो स्पेस डेवलप हो रही है इस स्पेस को कहा जाता है सब जर्मिनल स्पेस। अच्छा, मगर ये जो एंडोडर्म के अंदर स्पेस है
इसको कहा जाएगा आर कैंटीरोन। अब ये फ़र्क आपने याद रखना है। आर कैंटीरोन वो स्पेस है जो गैस्ट्रोसील, खुराक की नाली के अंदर जो कैविटी है उसमें चेंज होगी, मगर जो एंडोडर्म की और यॉक के दरमियान स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है जिसको ये मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस होल स्पेस इज कॉल्ड सब जर्मिनल स्पेस। अब यहाँ पर दो एरियाज डिफाइंड होंगे, एरिया ओपेका, एरिया पेल्यूसिडा। तो एट दिस स्टेज आप देख सकते हैं द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, और जहाँ से ये यॉक से सेपरेट हुए हैं ये सब जर्मिनल स्पेस है। अंडर द सेंट्रल सेल्स अ पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप, यहाँ पर एक पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप होगा, रेजिंग देम ऑफ द यॉक। जो ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसने यॉक से इनको ऊपर हटा दिया है, ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा इसको नाम दिया जाएगा दिस ट्रांसल्यूसेंट एरिया, इसको नाम दिया जाएगा एरिया पेल्यूसिडा। ये सब जर्मिनल स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद है इसका नाम है एरिया पेल्यूसिडा, इसको कहा जाएगा एरिया पेल्यूसिडा। और इसका जो मार्जिनल एरिया है, अगले पेज पर ये बताया हुआ है कि अनसेपरेटेड फ्रॉम द यॉक जो एरिया होगा उसको नाम दिया जाएगा डेट ट्रांसमिट लाइट वाइट लाइट, इसको नाम दिया जाएगा एरिया ओपेका का। तो दूसरा एरिया जो जहाँ पर यॉक अनसेपरेटेड है, यानी कि ये वाला एरिया और इधर से ये वाला एरिया, इसको नाम दिया जाएगा, इनको मिटा देते हैं, इसको नाम देंगे एरिया ओपेका। तो एरिया ओपेका पेरिफेरल है, एरिया पेल्यूसिडा सेंट्रल है, और एरिया पेल्यूसिडा में जो स्पेस है इसको सब जर्मिनल स्पेस बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड है वो ये ट्रांसल्यूसेंट है, इसलिए इसको एरिया पेल्यूसिडा का नाम देते हैं। बट एक बात याद रख लें, यॉक और एंडोडर्म के बिटवीन स्पेस को सब जर्मिनल स्पेस कहते हैं। आप बेशक इसको डिफाइन भी कर लें, अ स्पेस बिटवीन द एंडोडर्म एंड द यॉक इज नोन एज सब जर्मिनल स्पेस, while the space inside the endoderm or hypoblast is known as archenteron, which will develop into gastrocele, a cavity of the digestive system जिसे हम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन जाएगी तो इसका मतलब होगा गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है इनके बारे में, ये चार टर्म्स के बारे में। रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन्स को कौन सी फेज़ कहते हैं, तो उसे क्लेवेज कहते हैं। कौन सी फेज़ है जो शॉर्ट लिव्ड है, जिसमें क्लोजली सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर होता है, वो मरूला है। जिसमें पहली बार कैविटी अपीयर होती है, इस स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। और जोन ऑफ जंक्शन किस स्टेज में अपीयर होता है, जब ब्लास्टूला। और वन मोर थिंग, जब हैन एग ले डाउन करती है तो उस वक्त एम्ब्रियो ब्लास्टुलेशन की स्टेज में होता है। गैस्ट्रोलेशन से जो डेवलपमेंट का ऑनवर्ड प्रोसेस है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, और गैस्ट्रोलेशन से पहले यानी ब्लास्टुलेशन तक का जो प्रोसेस है वो इंटरनल डेवलपमेंट में आता है। अब डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस हिस्से का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आता है, वो है नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। वो हमने ये देखना है कि नोटोकॉर्ड कैसे बनती है और मेसोडर्म कैसे डेवलप होती है। तो इसमें इसमें सिंपल सा प्रोसेस है ये। अगर आप एक एम्ब्रियो को सुपीरियर व्यू में देखते हैं, नोटोकॉर्ड ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाद में डेवलप हो जाता है कॉर्डेट्स में, बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में। अच्छा, उसके बाद दूसरी इनकी लेयर है एक्टोडर्म हो जाएगी एक, और एक एंडोडर्म, वो है मेसोडर्म। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि नोटोकॉर्ड कैसे बनेगी और मेसोडर्म कैसे बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एम्ब्रियो को ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से आपको ये ब्लास्टोडर्म नज़र आएगी। ब्लास्टोडर्म के ऊपर जो लेयर है ऑब्वियसली ये एपीब्लास्ट है। तो एपीब्लास्ट के सेल्स यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, इन्वेजिनेट नहीं करेंगे। अब इसमें देखें, जो जिस तरफ हेड होता है ना, इस एंड को कहते हैं सिफेलिक। सिफेलिक उस साइड को, उस एंड को कहते हैं जिस तरफ किसी भी एनिमल का हेड होता है। और कॉर्डल, CAUDL, कॉर्डल उस एंड को कहते हैं जिस तरफ किसी भी एनिमल की टेल होती है।
तो ये इसका कॉर्डल एंड है, ये इसका सेफेलिक एंड है। आप इसके कॉर्डल एंड को पोस्टीरियर भी कह सकते हो और इसके सेफेलिक एंड को एंटीरियर भी कह सकते हो। और जो साइडें होती हैं राइट एंड लेफ़्ट, इनको आप कहते हो लेटरल। तो अब यहाँ पर ये होगा कि राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से लेटरली कॉर्डल एंड से सेल्स माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके किधर आएंगे, इधर मिड लाइन में। सो दे विल क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग। दिस मिड लाइन थिकनिंग, ये अब हम ऊपर से एम्ब्रियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कौन सी लेयर हमें नज़र आ रही है, ये एपीब्लास्ट हमें नज़र आ रही है। तो एपीब्लास्ट में सेल्स मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे। और कहाँ से अपनी जगह छोड़ेंगे, ये राइट लेफ्ट से लेटरली माइग्रेट करेंगे, कॉर्डली माइग्रेट करेंगे और मिडल में आ जाएंगे। ये जो मिड लाइन थिकनिंग बनेगी इसको नाम दिया जाएगा प्रिमिटिव स्ट्रीक का। दिस मिड लाइन थिकनिंग इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो डियर स्टूडेंट, इस मिड लाइन थिकनिंग को हम नाम देंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक का। अब इससे आगे चल के इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर ये अंदर को धंसना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर एक गड़ा बन जाएगा और इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में हम कहेंगे कि इस तरह से ये एक ग्रूव बन गई है, एक गड़ा बन गया है और इसके एंटीरियर एंड पर ये एक थिकनेस डेवलप हो जाएगी। अब इस गढ़े को नाम दिया जाएगा प्रिमिटिव ग्रूव का। अ डिप्रेशन अलोंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज नोन एज प्रिमिटिव ग्रूव। और ये वाले जो इसके किनारे हैं, मार्जिन्स हैं, इनको नाम दिया जाएगा प्रिमिटिव रिजेस का। और इसके इंटीरियर एंड पर ये जो लोकल थिकनिंग सेल्स की डेवलप होगी इसको नाम दिया जाएगा प्रिमिटिव स्ट्रीक नोड का, सॉरी। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे पहले बनेगी। इस चीज़ को अब आप बुक से भी ज़रा देख लें क्योंकि इस टॉपिक में बुक की वर्डिंग्स आपको समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चिक द मीजोडर्मल सेल्स। अच्छा, अब ये देखें, एपीब्लास्ट के वो सेल्स जो माइग्रेट करते हैं, जो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, माइग्रेटरी सेल्स, ये कहलाते हैं मीजोडर्मल। यानी एपीब्लास्ट में हमने पढ़ा था कि एपीब्लास्ट ने एक्टोडर्म भी बनानी है, मीजोडर्म। तो एपीब्लास्ट के जो सेल्स माइग्रेट करके अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, वो मीजोडर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यूँ कहेंगे कि एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के कौन से सेल्स हैं, माइग्रेटरी सेल्स। और माइग्रेटरी सेल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीजोडर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एपीब्लास्ट के माइग्रेटरी सेल्स की हम बात करें, यानी कि मीजोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट, अंदर धंसते नहीं हैं, मुड़ते नहीं हैं, एज इन एम्फीबियन, जैसा कि एम्फीबियन में होता है, बट माइग्रेट मीडियली। मीडियल का मतलब है ये टूवर्ड्स द मिड लाइन, दरमियान में आते हैं। कॉर्डली, टेल वाले एंड की तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि राइट लेफ्ट से। और मिड लाइन थिकनिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, विच ग्रोज रैपिडली इन द लेंथ एज मोर एंड अबव प्रिमिटिव मीजोडर्मल सेल्स का। वो माइग्रेशन यानी चलती रहती है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस, ब्लास्टोडर्म चेंजेस इट शेप फ्रॉम सर्कुलर टू पियर, यानी ये इस तरह एलोंगेटेड शेप होना शुरू हो जाती है। पहले ये गोल शक्ल की होती है, फिर ये लंबाई का रुख इख्तियार करना, पियर शेप्ड हो जाती है। एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव थ्री, ये एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है, इसके एंटीरियर एंड पर, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव नोड का हम नाम देते हैं। और नोटोकॉर्डल सेल्स, बाकी इसमें नोटोकॉर्ड के सेल्स भी होंगे। while the rest are mesodermal. Primitive streak represents the dorsal and the lateral lifts of the blastopore. ये जो इसकी एम्ब्रियो की एक ऊपर वाली साइड होती है जिसको डॉर्सल साइड कहते हैं, नीचे वाली को वेंट्रल साइड कहते हैं, वहाँ पर एक पोर डेवलप होता है, उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ये उस ब्लास्टोपोर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी यहाँ पर अगर ये इस लाइन को आप छोड़ भी दें तो आपने चार चीज़ें याद रखनी है। A midline thickening develop from the migration of cells from the tail end, from the right left end. This midline thickening is known as primitive streak, and the depression in this primitive streak is known as primitive groove, and the margins of these primitive groove are known as primitive ridges. At the anterior end of the primitive streak there is a local aggregation of the cell which is known as primitive node, इसको कहा जाता है। तो dear student, अभी हमने नोटोकॉर्ड मीजोडर्म फॉर्मेशन के टॉपिक में ये देखा है कि किस तरह प्रिमिटिव स्ट्रीक, चार टर्म्स की हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरह बनती है,
प्रिमिटिव ब्रिजेस किस तरह बनती हैं, प्रिमिटिव ग्रूव कैसे बनती है और प्रिमिटिव नोड कैसे बनती है। इसके बाद ये किस तरह से नोटोकोड में डेवलप होगा डियर स्टूडेंट, इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।